एक गिलहरी ने बताया कि मौत से पहले याद रखें ये 4 बातें। बुढ़ापे में औलाद धक्का नहीं मारेगी। गिलहरी ने बताया कि मरने से पहले हर इंसान को ये 4 बातें जरूर याद होनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में औलाद घर से धक्का मार कर निकाल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को अनमोल सीख देने वाली है। ये कहानी अगर आप सभी ने पूरी सुन ली तो समझ लो आपने अपने जीवन के 4 अनमोल मोती ग्रहण कर लिए। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। एक बूढ़ा राजा था जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। राजा के पास एक बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था और जिसे उसने प्यार और दुलार से पाला था। राजा को आशा थी कि वह जब भी बूढ़ा हो जाएगा तब उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। लेकिन समय बीतने के साथ बेटे का ध्यान अपने जीवन में अधिक व्यस्त हो गया और वह धीरे धीरे अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखना बंद कर दिया। एक दिन राजा उदास होकर बगीचे में बैठा था। तभी एक छोटी गिलहरी उसके पास आती है। गिलहरी ने राजा जी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो राजा? राजा ने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन मेरा बेटा अब मेरे लिए समय नहीं निकालता है। तब वह गिलहरी राजा को एक कहानी सुनाती है। राजन, ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी से निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिलेगा। एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसका बेटा या बेटी स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होता है, या वह अपने टैलेंट से देश को या प्रदेश को या अपने गांव को गौरवान्वित करता है। तो एक पिता का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। उस दिन माँ बाप को ऐसा लगता है जैसे आज जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हो। ऐसा मौका किसी को ही मिलता है जब पुत्र की शिक्षा पर पिता स्वयं को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। यही हुआ था आज रतनलाल जी के साथ। रतनलाल जी सुबोध के पिता थे। सुबोध रतनलाल जी का इकलौता बेटा था जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। रतनलाल जी आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, और खुश क्यों ना हो ऐसे बेटे के लिए जिस बेटे ने टॉप किया था। ऐसा बेटा तो किसी को ही मिलता है। रतनलाल जी को रिश्तेदारी से और यार दोस्तों से बधाई के लगातार फ़ोन आ रहे थे। सुबह से अभी तक रतनलाल फ़ोन पर ही चिपके थे। अभी फ़ोन पर बात ही कर रहे थे, तभी उनका बेटा सुबोध घर में दाखिल होता है। अच्छा मिश्रा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर बात करूँगा। इतना कहकर रतनलाल जी ने फ़ोन रख दिया और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तुमने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बधाई देने वालों के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। एक पिता और बेटे का मिलन और पिता की आंखों में बेटे के लिए बरसता प्यार, ये दृश्य देखकर सामने खड़ी सुबोध की माँ मोहित हुए जा रही थी। माँ भी खुशी से अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो भी अपने लाडले लाल को गले लगाकर अपना प्यार बरसाना चाहती थी। दोनों माता पिता कुछ कह पाते इतने में सुबोध, हे माँ और बाबूजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। माता पिता ने सोचा पता नहीं बेटा कौन सी बात कहेगा। वे दोनों खुशी से बोल पड़े, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तब सुबोध कहता है और उसके माता पिता उसकी बातें बड़े गौर से सुनने लगे। सुबोध कहने लगा, पिताजी आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। रतनलाल कहते हैं, हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है। थोड़ा इंतज़ार करोगे तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी। अभी तो मैं हूँ कमाने वाला और घर का सहारा खर्च उठाने वाला। चिंता मत करो बेटा, काबिल लोगों को अच्छी नौकरी की कहाँ कमी है। तब सुबोध अपने पिता की बात काटते हुए कहता है, नहीं नहीं पिताजी, मैं कुछ और कह रहा था। मैं कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया जाने का ऑफर मिला है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ बाप तो मानो कुछ पल के लिए सूख से गए हों। ऐसा लग रहा था मानो वह सूखी हुई जड़ के रूप में खड़े हों। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर हो जाए। माँ बाप ने कुछ गुर्राती हुई आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हें दूसरे देश में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है।
तुम तो बड़े ही होनहार बेटे हो, तुम्हें यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तब इस समय सुबोध झुंझलाते हुए बोला, थोड़े गुस्से के लहजे में कहता है, माँ और बाबूजी, मैं बस इसलिए तो आपको ये बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत समय पहले से मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। तो मैं ये मौका कैसे गवा दूँ? यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है और तुम चाहते हो कि मैं इन्हीं गांव की चार दीवारी में कैद होकर रह जाऊं और अपने सपने को ख़त्म कर दूं। सुबोध की बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों की आंखों में अजीब सा दुख उभर आता है। उन्हें लगा मानो वक्त थमसा गया हो। वह दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, जबकि सुबोध अपनी बात कह करके अपने कमरे में चला जाता है। माँ बाप को अपने लाल से दूर होने की चिंता ने उन्हें सारी रात सोने नहीं दिया। चिंता के मारे उन्हें सारी रात नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपने बेटे की बचपन की याद करने लगते हैं। बेटे के पैदा होने से लेकर आज तक की जो यादें थीं, वे उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म के चित्र की तरह दिखाई दे रही थीं। किस तरह उनका लालन पालन किया था, किस तरह उसको लेकर अपने मन में संजोए सपने थे कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब हमारे हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे तो बेटा ही हमें सहारा देगा। सुबेद की माँ कहने लगी, अजी हमारा बेटा बचपन में तो हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर वापस आते थे और कैसे दौड़ते दौड़ते आता था और आपकी टांगों में कसकर लिपट जाता था। हमने अपना सब कुछ छोड़कर बेटे के लिए जीना सीखा। हमने उसकी खुशी में हर खुशी देखी, पर पता नहीं आज ऐसा क्या लग रहा है जैसे बेटे की खुशी में आज हमें अपना दुख मालूम पड़ रहा है। सुबोध के पिताजी भी इन सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, कमला, एक वो दिन था और आज का दिन है। एक दिन हमारा बच्चा हमारी उंगली छोड़ना नहीं चाहता था और आज हमारा वही बेटा हमें छोड़कर विदेश जाने की बात कह रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि वह चला जाएगा तो उसके बूढ़े माता पिता का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, कौन उनके पराधीन जीवन की देख रेख करेगा। क्या औलाद इतना भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी चिंताओं से घिरे हुए दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह जब वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो देखा कि सुबोध कब से तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले भाई कुछ उससे पूछ पाते, वह अपने बैग में कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर सुबोध की माँ ने विरोधी सुर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है क्या? तब सुबोध बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त है ना सुरजीत, उसके पिताजी पासपोर्ट कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आता है यहाँ का काम निपटा लूँगा। इसी बहाने मैं अपने दोस्त के यहाँ कुछ दिन मुंबई में घूम लूँगा। सुबोध की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में चली जाती है। पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, एक बात बताओ बेटा, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तब सुबोध कहता है, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी करने में मिलेगा उतना पैसा तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा पाऊँगा। पिता ने कहा, लेकिन बेटा ज़िंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पैसों के बिना तो हम जी लेंगे लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अपनों से दूर जाकर हमें जो खुशी मिले हमें वो खुशी नहीं चाहिए, हमें वो पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। पिता के वचनों को सुनकर सुबोध ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जीवन भर छोटे से घर में पड़ा रहना नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए ही वो अपना बैग उठाकर चल देता है और रतनलाल अपने पुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने खड़े उसे देखते रह गए। कुछ घंटे के सफ़र को तय करके जब सुबोध मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र सुरजीत उसके इंतजार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सुरजीत उसे कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है।
दोस्त का घर एक ऐसे इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था। इसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। सुरजीत ने अपने दोस्त सुबोध का परिचय अपने घर वालों से करवाया। सुरजीत ने अपने माता पिता को बताया कि सुबोध विदेश जाना चाहता है, पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए यहाँ आया है। सुरजीत के पिताजी को ये बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, तो तुम्हें यहीं रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए। अब उन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुम्हारे बिना उनका है ही कौन। दोस्त के पिता की बात सुनकर सुबोध ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बड़े संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी ज़िंदगी दे सकूँ और अपनी भी लाइफ सेटल कर सकूँ। ये दुनिया बहुत बड़ी, हर किसी को इसे घूमने और देखने का सौभाग्य नसीब नहीं होता। कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह होते हैं जो कुएं को ही दुनिया मानते हैं। इस प्रकार से उनके बीच वार्तालाप हो रहा था। चाय नाश्ता करने के बाद सुरजीत उसे अपने घर में बने गेस्ट हाउस में ले जाता है। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था, वहाँ से किसी के खांसने की आवाज़ आती थी। बात करते करते सुरजीत भी बीच में उस कमरे में आता जाता रहता था। जब सुरजीत कुछ काम से घर से बाहर गया तो सुबोध ने उठकर उस कमरे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। सुबोध उनके पास जाता है और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा करके बैठाता है। थोड़ी देर बाद उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें पीने के लिए दिया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस गिलास को पकड़ लिया, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर सुबोध को वापस पकड़ा दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। सुबोध ने गिलास रखकर उन्हें वापस बिस्तर पर लेटा दिया। जहाँ एक और वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर सुबोध उन्हें प्रसन्न भरी नज़रों से देखते जा रहा था। दादाजी ने इशारों से पूछना चाहा कि बेटा तुम कौन हो। सुबोध ने कहा, दादाजी मैं सुरजीत का दोस्त हूँ और यहाँ मुंबई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। विदेश में नौकरी लग गई है। यह सुनकर दादाजी ने धीरे से कांपते हुए हाथ उसके सर पर रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। सुबोध को उनकी हालत देखकर उनकी काफ़ी अफसोस हो रहा था। वह थोड़ी देर तक उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में सुरजीत के पिता अंदर आते हैं और सुबोध का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुबोध ये सब देखता रहा और अगले दिन सुरजीत के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से निकलता है। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर घर लौटे तो देखा कि सुरजीत का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में इकट्ठा था। सुरजीत के माता पिता पास में पड़ी चरपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थीं और भैया उनके पैर दबा रहे थे। घर पहुंचते ही सुरजीत भी उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास चला जाता है। मित्रों, इस प्रकार अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम व अपनापन देखकर सुबोध बहुत प्रभावित होता है। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का अवसर मिला है। साथ ही वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। दादाजी की सेवा में सभी लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे थे। कितना लगाव था उनका, उन्हें अपने दादाजी से बहुत प्रेम था। दादाजी की भी कितनी दयनीय हालत थी। सुबोध भी समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उनके परिवार के पास बैठ जाता था। दादाजी की कुछ मदद किया करता था, जैसे पानी पिलाना, बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही सुबोध को उन बूढ़े दादाजी के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल जाता था। अपने दोस्त के घर आए हुए सुबोध को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब सुबोध सोकर उठता है तो देखता है कि सामने बूढ़े दादाजी के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। वे दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर कहरा रहे थे। उन्हें पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से ही
खाना नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और साथ खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसी हालत में भी दादाजी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तभी सुरजीत के पिताजी उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और आंखों में आंसू भरकर बूढ़े पिता की ओर देखने लगते हैं। सुरजीत के पिताजी उनसे कहते हैं, पिताजी उदय प्रताप को फ़ोन लगाऊं क्या? उदय प्रताप का नाम सुनते ही दादाजी की आंखों आंसुओं से डबडबा जाती हैं। उनके चेहरे पर जो शांति थी वह भंग हो जाती है। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ कहे अपनी गर्दन को नामे हिला दिया और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब तो मित्रों उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन सुबोध को रह रह कर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर ये उदय प्रताप कौन है जिनका जिक्र सुरजीत के पिताजी कर रहे थे। ये प्रश्न उसे बार बार विचारों के दलदल में धकेल रहा था। आखिर अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए? उनकी आंखों से आंसू धारा क्यों बहने लगी? जिसका नाम सुनकर वे रोने लगे, फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहते। आखिर क्यों मित्रों? शाम को जब सुरजीत उससे मिलने आता है तो सुबोध अपने आप को रोक नहीं पाता और वो इस सवाल का जवाब अपने दोस्त सुरजीत से जानना चाहता है। तो सुरजीत ने उसे बताया कि उदय प्रताप इन दादाजी का इकलौता बेटा है। ये सुनकर सुबोध भौचक्का रह जाता है। फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल आपके क्या लगते हैं? फिर सुरजीत ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी ये हमारे लिए बहुत कुछ हैं। दादाजी मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण हैं। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर सुरजीत के पिताजी भी वहां आ जाते हैं और सुबोध से कहने लगे, बेटा ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही होते हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत समझी जाती है। जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया, वो बेटा जो इन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद मिला था, बहुत बरसों का इंतजार करने के बाद मिला था, जिसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इन्होंने कभी किसी बात की कमी नहीं छोड़ी थी। वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा है। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं पर घर बसाकर आराम से रह रहा है। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ ये सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। 3 बरस पहले ही उनका देहांत हो चुका है, लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर जाते हैं और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा कर दे दूं ताकि वे अपने बेटे के पास विदेश जा सकें। अपने आदरणीय शिक्षा गुरु को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयां नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उनके बेटे ने फ़ोन उठाया, लेकिन वह यह कहकर बात को उसने टाल दिया कि कुछ समय के बाद मैं अपने पिताजी को बुला लाऊंगा, और वो आज तक नहीं आया। ये बेचारे बुढ़ापे की हालत में कहाँ जाते। यहाँ इनका कोई तो नहीं बचा है। एक बेटा ही था जो विदेश में अपनी दुनिया में मगन है, जिसके पास जाते कौन इनकी देखभाल करता। मेरे गुरु थे और मैं भला अपने गुरु को इस हालत में कैसे देख सकता था, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। शिक्षक भी एक पिता होता है, बल्कि यूँ कहें कि पिता से बढ़कर होता है।
तब से मैंने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में लाकर मैं इनकी देख रेख करता हूँ और मेरे बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल रहा है और इन्हें भी परिवार मिल गया है। तब से मैं इन्हें पिताजी कहकर ही बुलाता हूँ। बुढ़ापे में जब कोई अपना नहीं होता है तो वही अपना होता है जो अपने साथ होता है। सुरजीत के पिता की बात सुनकर सुबोध अचंभित हो जाता है। दुनिया के निर्दयी पुत्र का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस जाता है। अभी वे दोनों बातचीत कर रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज़ तेज होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से सुरजीत और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़ते हैं। ये देखकर सुबोध सन्न रह जाता है। फिर वह अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है तो दादाजी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में आ जाते हैं। भैया उनके पैरों को पकड़कर सहलाने लगते हैं और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगती हैं। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और उसके बाद उनके हाथ ढीले हो गए और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाने लगे। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। सुरजीत और उसके पूरे परिवार के साथ आज सुबोध भी उस मृत बुजुर्ग के भाग पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगती हैं। शमशान की चिता पर लेटे हुए बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगता है और अब वह चेहरा नजर आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसे विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। पिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी फिल्म की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद सुबोध भी अपने माता पिता के प्रति कठोर बनने वाले स्वभाव को अंतिम विदाई दे चुका था और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वह देखता है कि उसके पिताजी का फ़ोन आता है। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज़ आती है। वह कहते हैं, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। अपने पिता के मुख से ये बात सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगता है। शायद ये एक वाक्य सुनने की ही देर थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर वह पहुंच जाता है। उसका दोस्त सुरजीत उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है और उसको खुले गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। सुबोध अपने दोस्त से कहता है, मित्र तुमने अपने घर पर मुझे रहने का मौका देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहकर मैं परिवार, प्रेम और संस्कार समझ गया हूँ। इस प्रकार वह अपने दोस्त से विदा लेता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर चला जाता है। सुबह ट्रेन में बैठा था, कुछ गुमसुम सा, कुछ अपने विचारों में खोया हुआ। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ता है। उस बच्चे ने उसे आकर्षित कर लिया था, जो तरह तरह की अटखेलियाँ कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन खुश हुई जा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो कभी उसकी माँ उसे संभालती, कभी वह गोद में बैठ जाता तो कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफ़र में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया। ये सब देखकर सुबोध को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया था। शायद उसकी माँ ने भी उसके साथ ऐसा ही प्रेम किया होगा।
अब सुबोध अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका हो। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाओं के थपेड़े उसके फैसले से ऐसा लग रहा था जैसे खुश हों और उसकी सराहना कर रहे हों। उसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब सुबोध अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगता है। जब उसके दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु सुबोध ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। अचानक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अपनी माँ और पिताजी के से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा उसकी माँ और पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुबोध को क्या हो गया है। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हैं। सुबोध ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वो लेटर गीला था। सुबोध को समझते देर नहीं लगी थी कि ये लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग जाता है। आज उस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। वह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपनों के प्रेम से बढ़कर दुनिया में ना तो कोई दौलत हो सकती है ना कोई सुख हो सकता है। प्रेम में लोग रूखा सूखा खाकर भी स्वर्ग के सुख का अनुभव कर लेते हैं। प्रेम और परिवार से अलग होकर स्वर्ग भी मिले तो भी नरक सा लगता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उन 4 बातों को जो हर आदमी को मरने से पहले जरूर याद होनी चाहिए। तो आइए इन 4 बातों को विस्तार से समझते हैं। वो गिलहरी राजा से कहती है, राजन वो 4 बातें हैं। पहली बात है परिवार और मित्रों का महत्व। परिवार और दोस्त जीवन के सबसे अहम रिश्ते होते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या खुशियों का जश्न मनाते हैं तो यही लोग हमारे साथ होते हैं। अपने रिश्तों को संजोना, उनके प्रति प्रेम और समर्थन देना जीवन के अंतिम क्षणों में संतोष और शांति का अनुभव कराता है। नंबर 2, सपने और लक्ष्य। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने और कुछ लक्ष्य होते हैं। ये हमारे लिए दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मसंतोष और प्रेरणा पाते हैं। अगर हम अपनी आकांक्षाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं तो अंत में हमें अपने प्रयासों पर गर्व महसूस होता है। अपने सपनों को उतनी उड़ान दो कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हों और किसी का जीवन नष्ट ना हो पाए। आपके सपनों से किसी का हंसता खेलता परिवार ना उजड़ जाएगा। आपके सपने किसी की खुशियां ना छीन लें। आपके ऊंचे सपने आपको पतित ना बना दें। नंबर 3, अनुभव और इन ज्ञान। जीवन में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे हमें समझदार बनाते हैं। ये अनुभव ना केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अपने अनुभवों को साझा करना और दूसरों की मदद करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छे इंसान कहीं से बनकर नहीं आते। मनुष्य के वह कर्म उसे अच्छा बना देते हैं जिन कर्मों को देखकर सुनकर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 4, अच्छे कर्मों का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ सकारात्मक करते हैं तो यह ना केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमारी पहचान भी कराता है। जीवन के अंत में यह अच्छे कर्म ही हमारे लिए एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। अच्छा धन कमाना अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं आते। अच्छे रिश्ते निभाना अच्छे कर्म की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, इन सभी बातों का ध्यान रखकर
हम एक पूर्ण संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। मित्रों, गिलहरी के द्वारा समस्त 4 बातों को सुनकर राजा अपना दुख भूल जाता है और वह गिलहरी के प्रेम में मगन हो जाता है। उसको अपना गुरु मानकर रोजाना अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने बगीचे में आ जाता है और गिलहरी से रोजाना नई नई ज्ञान की बातें सुनता है। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।